नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। 2024 के लिए सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक ने काउंटडाउन शुरू कर दिया है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ विपक्ष ने भी इंडिया गठबंधन बना लिया है। बीजेपी और इसकी सहयोगी पार्टियों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। तो वहीं इंडिया गठबंधन की तीसरी मीटिंग मुंबई में होने वाली है। विपक्ष का गठबंधन एकजुटता का दावा कर रहा है, लेकिन अलग अलग राज्यों में सियासी भिड़ंत भी जारी है। हम आज इसी पर हल्ला बोल करेंगे और चर्चा करेंगे कि किसकी कितनी तैयारी है और किसमें कितना दम। पहले ये रिपोर्ट। गठबंधन बन गई, लेकिन कहीं गांठें बन गई तो कहीं गरज सुनाई दे रही है। ललकार गूंज रही है। एनडीए और इंडिया की तरफ से अपने अपने दावे ठोके जा रहे हैं। 2024 की जीत का दम भरा जा रहा है। पीएम मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि 2024 में भी लाल किले से वही ध्वजारोहण करेंगे। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। पीएम मोदी की ये बातें कांग्रेस को पच नहीं रही है। वो अगले साल फिर झंडा फहराएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे। वो अगले साल फिर झंडा फहराएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे। कांग्रेस के सामने एनडीए से सिर्फ लड़ने की चुनौती नहीं है, बल्कि अपने नए नवेले इंडिया गठबंधन को बचाने की भी है। अभी तो समंदर किनारे मुंबई की सियासी हवा के थपेड़े की ऊंचाई भी मापनी है, जहां 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी मीटिंग होनी है। लेकिन इस बैठक से पहले दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को लेकर सिर्फ फुटअव्वल तेज हो गया है। कांग्रेस पार्टी को आप नहीं रोक सकते हम तैयारी करने से। ये हमारा संगठन है, तुम्हारा संगठन नहीं है। मेरे संगठन की तैयारी मैं नहीं करूंगा तो क्या अरविंद केजरीवाल करेगा? ये जवाब मैं उनसे पूछना चाहता हूं और केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, अपने इन छुटवैये मंत्री जो आपने बैठा दिए हैं, जो नकारा पहले हटा दिए गए थे, अब रहमो करम सिसोदिया जेल में चला गया तो दोबारा बना दिए, ये डमी को बैठा करके इनको बोलना सिखाएं। बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू? सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पर चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जुबानी जंग की यह किश्त दिल्ली से छत्तीसगढ़ भी पहुंच गई, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों के सामने अपनी 10 गारंटी रख दी। केजरीवाल के सियासी खेल पर कांग्रेस सवाल पूछ रही है। चुनाव होता था, एक मैनिफेस्टो निकाल देते थे। जो नेता मैनिफेस्टो लेके खड़े होते थे ना यूं स्टेज पे, उन्होंने ही नहीं पढ़ा होता था उस मैनिफेस्टो में क्या है, झूठ बोलते थे। फिर हमने शुरू किया केजरीवाल की गारंटी। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, सर कटा देंगे, लेकिन जो इसमें लिखा है एक एक पूरा करके देंगे। आम आदमी पार्टी से क्यों नहीं सवाल पूछ लेते कि 12-13 में वो क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे थे? 12-13 में उनको कांग्रेस इतनी बुरी कैसे लग रही थी? कभी उससे भी सवाल पूछ लो ना। और मैं तो आपसे आज भी कह रहा हूं, जैसे पवन जी ने कहा है, किसी को बुला लो आम आदमी पार्टी से। मैं आपसे सच्ची में आग्रह करता हूं कि उनका कोई आए ना आए, आप उनकी तरफ से आंकड़े ले आओ, क्योंकि आंकड़े तो बहुत देते हैं। तो कंपेयर कर लो ना, कांग्रेस के 15 साल और इनके 10 साल। विपक्षी गठबंधन वाले इंडिया के सामने टकराव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, यानी जितने राज्य उतने दल और उतनी ही दिक्कतें। पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। पंजाब की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी की ज्यादा दावेदारी कांग्रेस के सिरदर्द को बढ़ा सकती है। पश्चिम बंगाल में विपक्षी गठबंधन को एकजुट रखना बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। बेंगलुरु की बैठक के बाद लेफ्ट पार्टियों ने साफ कर दिया था कि पश्चिम बंगाल में उनका टीएमसी के साथ गठबंधन संभव नहीं है। वहीं महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर शिवसेना और एनसीपी का दावा मजबूत दिखता है, लेकिन दोनों दल टूट चुके हैं। बदली परिस्थितियों में कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर है। ऐसे में तीनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति आसान नहीं है।
बिहार और यूपी में सीट बंटवारा विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए चुनौती भरा है। About Bengal, we are very confident that Trinamool Congress will reach 40 mark out of 42. That's a big statement. With or without left and Congress. Without left Congress, without left or Congress. यानी विपक्षी गठबंधन के सामने सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझाना आसान नहीं रहने वाला। इंडिया गठबंधन में बेंगलुरु में 26 दल हाजिर हुए थे, जिनके पास 150 सीटें हैं। इन दलों की दिल्ली समेत 11 राज्यों में सरकार भी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एनडीए में सीट बंटवारा बिना किसी सियासी शोर शराबे के आसानी से हो जाएगा। बिहार में बीजेपी के लिए चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच की कड़वाहट सिर दर्द बन सकता है। यूपी में भी छोटी पार्टियां बीजेपी के सामने चुनौती खड़ी कर सकती हैं, लेकिन एनडीए में बीजेपी के सामने वैसी चुनौती नहीं है जैसे इंडिया में कांग्रेस के सामने है। मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्ष एकजुट होने का दावा तो कर रहा है, लेकिन उनके बीच विरोधाभासों का अंबार है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अरब सागर से उठने वाली हवाएं विपक्षी गठबंधन के बीच शीतलता दे पाएगा? क्या मुंबई की बैठक में विपक्षी गठबंधन इंडिया के सीट बंटवारे का टेंशन दूर हो सकेगा? क्या गेटवे ऑफ इंडिया के रास्ते विपक्षी गठबंधन इंडिया का रास्ता 2024 के लिए निकल सकेगा? आज तक सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर स्टूडियो में आ गए हैं। हमारे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा जो कि नेता है जेडीयू के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कन्वीनर भी है नीतीश विचार मंच मिशन 2024 के। रोहन गुप्ता जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त बाहर से। और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, अजित पवार गुट एनसीपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद दुबे जी, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के, शिवसेना के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, एनडीए की तैयारी है, लेकिन इंडिया भी इस तैयारी में जुटा हुआ है कि वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ढूंढेगा। आपके पास 38 से 42% के बीच वोट परसेंटेज है। अगर ये सारे मिल गए और एक व्यक्ति सामने से खड़ा हो गया आपके खिलाफ, तब तो आपके हाथ से खेल निकल जाएगा 2024 में। और उस नजरिए से अगर इंडिया की हम तैयारी देखें तो वो बहुत आगे बढ़ सकती है। पोटेंशियल दिख रहा है, मैं ये कह रही हूं। देखिए, आप जो तथाकथित आईएनडीए की तैयारी की बात कर रहे हैं, उस तैयारी में कितनी लाचारी दिख रही है अंजना जी, बताइए। अभी दिल्ली में कांग्रेस की नेता बोल दी कि हम लड़ेंगे चुनाव, तो कैसी भाषा का प्रयोग किया आम आदमी पार्टी के नेता ने। पंजाब में कांग्रेस के नेताओं ने कहा नहीं नहीं हम तो चुनाव लड़ेंगे, तो देखिए कैसे आम आदमी पार्टी वाले कहने लगे वो छोटे नेता हैं, वो तो कभी जीते नहीं हैं। अब आप बताइए, लाचारी का दूसरा दौर देखिए। अधीर रंजन चौधरी जी तो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बंगाल में कहते हैं कि बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। वो कहते हैं बंगाल में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। और बेंगलोर में इनको ममता बनर्जी जी का साथ चाहिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए। तो कितनी लाचारी है इस तैयारी में। और उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली में पिछले लोकसभा में हमें 56% वोट मिला था, और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 22, कांग्रेस को 18%। तो झगड़ा हमारे लिए नहीं है, दोनों मिलकर भी 40% है। झगड़ा इन दोनों में इस बात का है कि मुख्य विपक्षी दल कौन बनेगा, ताकि भविष्य में विपक्षी दल के रूप में अपनी स्थिति कौन बना सके। सारा झगड़ा इस बात का है। 224 सीटों पे तो हमें 50% वोट मिला था 2019 में। इसलिए अगर ये मिलके भी एक हो जाएं, वैसे पॉलिटिक्स में 1+1 2 नॉर्मली नहीं होता, तो 22 + 18 ये 40 भी हो जाए दिल्ली में, तो भी इनके लिए समस्या नहीं। एक उम्मीदवार सामने से आएगा तब मुश्किल तो होगी ना आपके लिए। एक उम्मीदवार पूरे विपक्ष की तरफ से, बीजेपी वर्सेस 1 कैंडिडेट ऑफ ऑपोजिशन। देखिए, पॉलिटिक्स में जो लोग थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं उन्हें पता है कि पॉलिटिक्स में अर्थमेटिक कैलकुलेशन नहीं चलता है, केमिस्ट्री का सोल्यूशन चलता है। और इसीलिए याद करिए, जब उत्तर प्रदेश में 2019 में सपा बसपा एक हुए थे तो ये कह दिया गया था खत्म, भाजपा का तो राउट हो जाएगा। पर क्या हुआ? वो ट्रांसफर नहीं हुआ। अब आप सोचिए कि अभी नेताओं में इतना टकराव है, तो कार्यकर्ताओं में क्या होगा और वोटर्स में क्या होगा। नेता स्वार्थ के लिए गले मिल सकते हैं, पर कार्यकर्ता और वोटर कितना गले मिलेंगे, ये भविष्य की बात है। रोहन जी, जाहिर है अलग अलग पार्टियां हैं, अंदरूनी खींचतान तो होगी, लेकिन उस पर ढक्कन लगाने का काम था आपका। वक्त ऐसा है नाजुक कि अब 6 महीने बचे हैं और इधर लाचारी और लड़ाई दोनों दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि आपके नेता आके कहते हैं हम 7 सीटों पर लड़ेंगे, हम क्यों ना तैयारी करें। फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी धमकी देती है कि मुंबई वाली मीटिंग हम बॉयकॉट कर देंगे, क्या मतलब है हमारे आने का, इंडिया में रहने का।
ये क्यों कर रहे हैं आप लोग? आपको कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है, सबको ये कहना कि हमें बीजेपी से लड़ना है, लेकिन आप लोगों के मतभेद तो खुलकर सामने आ रहे हैं। नाना पटोले शरद पवार से वफादारी की गवाही मांग रहे हैं। देखिए अंजना जी, पहले तो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, मैं बता दूं वो लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। आज उन्होंने कहा परसेंटेज बताया, आपका ही एक पोल था, मैंने देखा कि अगर सिर्फ 5% का स्विंग होता है तो बुरी तरह से एनडीए की हार होगी इंडिया के सामने। दूसरी बात मैं कर रहा हूं, ये भूल रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता के कर्नाटक का परिणाम आया, वहां पे उनका क्या हाल होने वाला है, हिमाचल में क्या हाल होने वाला है। हर जगह पे जहां पे कांग्रेस से उनकी डायरेक्ट टक्कर है, हर स्टेट में, आज एमपी में उनकी क्या हाल है, छत्तीसगढ़ में क्या है, सबको मालूम है। तो आज पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे कि उनके वहां पे क्या हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस और ये तो लेंस लेके बैठे, अभी उनके पास कुछ काम नहीं है। उनका एक ही मंत्र, मित्रों को मलाई और जनता की धुलाई। आज इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा, ये मुद्दे उनको नहीं दिखेंगे, पर लेंस लेके भाजपाई प्रवक्ता इंडिया में क्या हो रहा है वो देखने पे मजबूरी, और मजबूरी मैं समझ सकता हूं, बौखलाहट है। राजस्थान में क्या हुआ, जो वसुंधरा राजे सिंधिया उनकी एकमात्र लीडर कही जाती है, जो उनकी कमिटी में नाम आते हैं, उनका नाम गायब है। एमपी का कल इनके कैंडिडेट का लिस्ट आया, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया अमित शाह जी की गाड़ी चलाते हैं, वो कार चलाते हैं, उनके जो कैंडिडेट है उनको गायब कर दिया गया। महाराष्ट्र में क्या हाल है, उनके दोनों जो सहयोगी नए लेके आए हैं, दो सीएम के कैंडिडेट, वो कहते हैं कि हम जो हमारे कैंडिडेट है वो भाजपा से हम ज्यादा टिकट देंगे। तो भाजपा का हाल तो बहुत बुरे। जो 28 चुनिंदा लोग लेके आए हैं, 38 जो दल लेके आए एनडीए में, उनके नाम भी गिनवा दो, इनके पास होंगे नहीं। 15 से ज्यादा दल ऐसे हैं जो लोकसभा या राज्यसभा के सांसद नहीं है। तो मजबूरी तो किसकी अंजना जी, बौखलाहट तो भाजपा में, उसका जवाब दे दे भाजपा। दूसरा बात आपने सवाल पूछी, जो आपने कहा कि अंदरूनी हमारे, देखिए हर राज्य में जहां पे कांग्रेस पार्टी के भी स्थानिक नेता हैं और आम आदमी पार्टी या जो भी पार्टी है, आज लोकल हमारे लीडर्स हैं, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। पर जब हम लोग मैक्रो इश्यूज की बात करते हैं, जब हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करते हैं, जब हम देश की जनता को बचाने की बात करके लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं, एजेंसियों के दुरुपयोग के सामने की बात करते हैं, महंगाई से लड़ने की बात करते हैं, बेरोजगारी से लड़ने की बात करते हैं, नफरत से लड़ने की बात करते हैं, तब हमको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत मिलके आना होगा। और जो सेंट्रल लीडरशिप आने वाले दिनों में तय अरे रोहन जी, एक सेकंड करेंगे। ये कैसे हमला करते हैं? सवाल तो सुनिए रोहन जी, सवाल तो सुनिए, उसका जवाब ही नहीं आप दे रहे। सुधांशु जी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह के हमला करते हैं? ये आपस में लड़ेंगे, इन सबको पीएम बनना है। अगर वही फूट आप जनता के सामने इतना सामने लाकर रख देंगे तो फिर कौन भरोसा करेगा कि आप एकजुट हैं? इसका तो आप जवाब ही नहीं दे रहे। परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है पॉलिटिक्स में। मैं दे रहा हूं आपको जवाब। हाँ। मैंने आपको कहा अरे मीटिंग करते हैं, उसमें ये सब बात सॉर्ट आउट कर क्यों नहीं करते आपके नेता? पार्टीज हैं, नहीं सुन लीजिए ना अंजना जी, मैं जवाब ही दे रहा हूं। आप इमोशनल मत होइए, आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं। आप बात को समझिए कि जहां पे भी स्थानिक हमारे यूनिट्स हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली में, कांग्रेस पार्टी भी है वहां पे, ऑब्वियसली हमारे जो लोकल लीडर चाहेंगे कि सारी सीट पे कांग्रेस पार्टी लड़े, वो उनका अधिकार है, वो अपना रिप्रेजेंटेशन तो करेंगे। हमारे वहां पे ये नहीं कि एक व्यक्ति मित्रों बोल दिया सारे लोग शांत हो जाएंगे, नहीं, लोकतांत्रिक है, यहाँ पे सबको अपने बोलने का अधिकार है। पर जो पार्टी का निर्णय होगा सर आंखों पर होगा। आज आपकी चैनल पर मैंने 4 डिबेट की, तब यह कहा जाता था कि पहली इंडिया की जो पहली मीटिंग हुई उसमें जितने दल आए उतने दल नहीं आएंगे। सुधांशु जी ने कहा था कि मैं बता दूंगा, उससे ज्यादा 14 दल बढ़ गए। तो देखिए आगे आगे क्या होता है, क्योंकि जनता जनार्दन ने फैसला बना लिया है कि जनता इंडिया की तरफ सुधांशु जी, आप कह रहे हैं, छोटा सा जवाब भारत ही जनता है, और ये लड़ाई जो है भाजपा के खिलाफ है। आप कह रहे हैं उनमें टेंशन है, वो कह रहे हैं हमारा तो एक्सटेंशन हो रहा है। अरे बाकी छोड़िए, इनकी पार्टी के अंदर भी बोले सबको बोलने का अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। अभी खड़गे जी का बयान आया है कि सोनिया जी और राहुल जी ने मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया है। बहुत साफ हो गया ना, लोकतंत्र का जो ढिंडोरा पीटते थे कि चुन कर आए, चुन के आए, वो एकदम साफ हो गया। बोलने का अधिकार कितना जबरदस्त है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर नेता प्रतिपक्ष को बोलने ही नहीं दिया गया। पहला बार यह ऐसा मौका था जब नेता प्रतिपक्ष ने शुरुआत नहीं की। बोलने का अधिकार कितना जबरदस्त है कि पहले पार्टी लिख के देती है कि राहुल गांधी शुरुआत करेंगे बहस की, एन वक्त पे विड्रॉ कर लेती है, और विड्रॉ करने के बाद बड़े गर्व से बोलते हैं, जब संसदीय कार्य मंत्री पूछते हैं कि राहुल गांधी जी का पहला नाम था, कांग्रेस पार्टी ने एन वक्त पे विड्रॉ क्यों कर लिया? बोलने का अधिकार ऐसा है कि फिर जवाब दिया जाता, गुगली मार दी। साहब क्या बोलते हैं, क्या बुलवाते हैं? कांग्रेस पार्टी से कौन बोलेगा, ये आप तय करेंगे? नहीं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं, बोलने का अधिकार है, लोकतांत्रिक है। मैंने आपको इसीलिए कहा एकमात्र अविश्वास प्रस्ताव जिस पर शुरुआत नेता प्रतिपक्ष नहीं की, और पहले द्वारा दी गई सूची में नाम ही नहीं था अधीर रंजन चौधरी जी पर गौरव गोगोई बोले, और कितना अच्छा बोले। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही। राहुल गांधी जी का नाम विड्रॉ करके जब गौरव गोगोई जी का रखा गया तो इन्होंने कहा गुगली मार दी, यानी हमें अचंभा दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट का सांसद आपके लिए राहुल गांधी जी की स्टेपनी है, वो उनका सब्स्टिट्यूट है।
नहीं, ये पहले नई से तो वॉचमैन गौरव है। गोगोई ये ने तो सम्मान है नोटिस दिया आपका। था। अरे सांसद जी, नोटिस तो गौरव गोगोई ने ही दिया था ना पहले। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, तो पहले ही नाम गौरव गोगोई का होना चाहिए था। कुछ भी पहले बोलते क्यों राहुल गांधी का दिया, चलिए, क्यों ठीक है। विड्रॉ किया, ये एक बोलने के अधिकार के और बोलने की समस्या के ऊपर इनकी स्थिति दर्शाता है। सत्यप्रकाश जी, ये तो एक सच्चाई है ना कि अब मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। आपको ढक्कन लगाना था, नहीं लगा पा रहे। हमारा लोकल यूनिट है, वो तो प्रेजेंटेशन करेगा ही, पर जनता को तो लग रहा है कि देखिए फिर से लड़ने लगे, इन पे हम क्या भरोसा करें, ये तो पीएम की कुर्सी के लिए भी फिर लड़ेंगे। क्यों ये सब मीटिंग जब होती है तो बात नहीं करते हैं क्या आप लोग? केजरीवाल जी की सुनते नहीं है क्या? अंजना जी, एक छोटा सा बयान किसी का आया और उसके प्रभारी ने उसको खारिज भी किया है। रही बात की इंडिया में, अरे साहब है, एक सेकंड, कल सारे कांग्रेस के नेता एलजी के पास गए थे दिल्ली में कि आप भ्रष्टाचार के मामलों में अरविंद केजरीवाल की जांच कीजिए, इसको छोटा मत बता के उड़ा दीजिए हवा में। आप इस बात को समझिए कि जो नीतीश कुमार जी इस पूरे गठबंधन इंडिया अलायंस की शुरुआत किया, आर्किटेक्ट हैं। हाँ। उन्होंने एक बात पटना में जाकर कही है कि सब ठीक है और सबसे बातचीत होती है, और एक बैठक महाराष्ट्र में होने वाली है। थोड़ी बहुत असहमति अगर 26 पार्टियों में कहीं कहीं यदा कदा है तो उसको ये नहीं माना जा सकता कि ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की घमंडिया सरकार के खिलाफ चुनाव 2024 में नहीं लड़ने जा रहा। ये 26 पार्टियों का गठबंधन है, बड़े नेता हैं। वो प्रधानमंत्री बोल के गए ना लाल किला से, डाइवर्सिटी तो इस गठबंधन में और उस डाइवर्स को पहला बार ये लोकतंत्र में प्रयोग हो रहा है। ऐसा प्रयोग नहीं देखने को मिला कि 26 अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी, एक मुद्दा लोकतंत्र और सरकार की जो जिम्मेदारी जनता के प्रति होनी चाहिए उस पर मुस्तैद एक साथ खड़ी हुई है। और महाराष्ट्र की बैठक से तस्वीरें और सामने आएंगी। मैं सुधांशु जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूं कि इन्होंने कहा 50% वोट बैंक हमारी इतनी सीटों पर है। सुधांशु जी, पुलवामा का बहुत बड़ा वेव क्रिएट किया था, 303 सीट पे गए थे। शिवसेना, अकाली दल क्रिएट किया, एक मिनट, शिवसेना, अकाली दल, आपने आर्मी का पॉलिटिसाइजेशन किया था उस पूरे चुनाव में। शिवसेना, अकाली दल, जनता दल यूनाइटेड आज आपके साथ नहीं था, 303 गए थे। सिर्फ 40-50 सीट आपकी घटा देना तो आपकी सरकार तो इस देश में नहीं बनने वाली। और मैं बार बार सीएसडीएस के एक आंकड़े की दुहाई देता हूं कि यदि ये सारी पार्टियां एक मुश्त एक मंच पर खड़ी रही और 1% भी वोट इधर से उधर हो गया, आप 119 पर आ जाएंगे। और एक महान चुनावी विश्लेषक हैं, नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने एक बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी दिख रही है और जो जनता के प्रति लापरवाही दिखी है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, तो नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप के शाख में दाग तो लगा है। ठीक है, उस दाग सुधांशु जी को इसका इस जवाब देंगे, 2024 लेकिन में उससे नहीं दो पहले पाएंगे। ब्रिजमोहन जी आपके पास आते हुए, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इंडिया की बैठक, इंडिया विपक्षी गठबंधन की बैठक हो रही है 30 और 1 अक्टूबर को मुंबई में, और अभी एक 30 अगस्त को और 1 सितंबर सॉरी। क्या उस बैठक में अभी से सेंधमारी का काम दे दिया गया है अजित पवार को? क्योंकि यही बताया जा रहा है ना, उद्योगपति के घर में पुणे में जो मीटिंग हुई है शरद पवार जी की अजित पवार जी से, उसमें ऑफर गया है। क्या है उसकी सच्चाई? अंजना जी नमस्कार। देखिए अंजना जी, इस मुद्दे पे तो आदरणीय शरद पवार जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि वो एक सामान्य बैठक थी और उसमें इस प्रकार की कोई राजनीति पे चर्चा नहीं हुई। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, इस समय सबसे ज्यादा INDI की जो मुख्य पार्टी है वो तो कांग्रेस है, और पूरी तौर से कांग्रेस इस समय लाचारी का शिकार है। देखिए लाचारी क्यों मैं बोलता हूं कि आप पार्टी के नेताओं ने ये मांग की थी कि भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनका भारत रत्न वापस लिया जाना चाहिए। कि अरविंद केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला है। आज तक कांग्रेस ने, आप पार्टी तो लगातार उनके ऊपर दबाव डाल के अपनी मनमर्जी के सारे काम करा रही है, लेकिन आज तक कांग्रेस उनसे अपने इस बयान की वापसी नहीं करवा पाई है या इस बयान के लिए माफी नहीं मंगवा पाई है। तो ये पूरा की पूरा जो INDI है हम देख रहे हैं, ये पूरी तौर से लाचारी, डर और मजबूरी का शिकार है। अच्छा ब्रिजमोहन जी, अब जो ये ज्ञान चक्षु आपके खुले ही हैं, तो आपने कभी सोचा है कि बीजेपी नेताओं से माफी मंगवाएं जितने बयान अजित पवार के खिलाफ दिए गए थे? बिल्कुल निश्चित रूप से ये मांगा है, माफी मांगी है। इसका सबसे इसका सबसे बड़ा सबूत ये है, चक्की पिसिंग पे फडणवीस जी माफी मांग चुके हैं क्या अजित पवार से? ना मैं अंजना जी सुनिए ना, माफी की, इसमें माफी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शरणागत हो गए हैं साहब, आप माफी क्या मांगवाएंगे किसी से? जो शरणागत हो वो माफी मांगता, आप सरेंडर हैं। बीच में मिश्रा जी बोल रहे हैं क्या? ब्रिजमोहन जी बोलिए।
थोड़ा सुन लीजिए ना, सत्य थोड़ा प्रकाश सुन जी लीजिए। बोल रहे। मैं ये अरे कहना नीतीश चाहता हूं विचार कि राजनीति में विचार कई बार- मंच मिशन के निकले हैं, थोड़ा सा तो बोलेंगे ही बीच बीच में। हाँ बोलिए। अरे बताइए ना, चक्की अरे, वो पीसिंग तो पे माफी बोलना मंगवा चाहिए। ली क्या आपने फडणवीस जी से? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, राजनीति में जरूरी नहीं है कि माफी मांगी जाए। कई बार एक्शन से भी पता लगता है कि जो कहा गया है उसको उन्होंने गलत माना है। इसका सबसे बड़ा राजीव सबूत गांधी ये की बात कि लेकर आदरणीय आया। अजित पवार साहब ठीक है, चलिए। को और हमारे दुबे जी, विधायकों को दुबे उन्होंने जी। स्वीकार किया। आज हम महाराष्ट्र की कैबिनेट में हैं। इतना तो तय है इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता कि है? शरद पवार के कद के नेता के लिए आप सबके मन में खुलकर शक पैदा करने में कामयाब हो गई है अजित पवार की पार्टी, एनसीपी जो उनका गुट है, और बीजेपी। वरना उस दिन की कल्पना कौन कर सकता था? दुबे जी, नहीं दुबे जी, पहले सवाल सुनिए। मुझे पता है आप इसका जवाब नहीं दीजिएगा। आनंद दुबे जी, मुझे पता है आप इसका जवाब नहीं दीजिएगा। थोड़ा सा रुक जाइए, ब्रिजमोहन जी थोड़ा सा रुक जाइए। हम लोगों ने पैदा नहीं किया। ये अविश्वास आदरणीय शरद पवार साहब के जो साथी है वो पैदा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, वही पूछती हूं। जो भी शक पैदा कर रहा हो, लेकिन शक तो पैदा हो गया है। वरना कल्पना कीजिए कि नाना पटोले ये कह रहे कि शरद पवार आए और अपनी लॉयल्टी का, अपनी वफादारी का सबूत पेश करें। ऐसा दिन आ गया है। अब आप लोग, हम संजय राउत बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं उनको पक्ष साफ करना चाहिए। शरद पवार की छवि खराब हो रही है। शरद पवार की छवि की चिंता अब आप लोग करेंगे? नहीं। अंजना जी नमस्ते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दै से दयनीय होते जा रही है। जो पार्टी एक जमाने में दावा करती थी अब की बार 300 पार, अब की बार 400 पार, वह पार्टी अब 38 दलों का साथ लेकर इस उम्मीद में बैठी है कि कैसे यार 240 और 250 हम पा जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी हम समझ सकते हैं, उनको उनकी बेचैनी मुबारक हो। अब आते हैं शरद पवार साहब पर। आदरणीय शरद पवार साहब के पिछले दिनों बीड़ में सभा जो हुई, 700 से ज्यादा गाड़ियां उनको रिसीव करने आती हैं। इस उम्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के असली नेता कौन है, ये बीड़ की और महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया। शरद पवार साहब ने भरे मन से क्या कहा कि आजकल केंद्र सरकार के आशीर्वाद से ईडी तय करती है कि कौन सा नेता कब बीजेपी ज्वाइन करेगा। उन्होंने क्या क्या नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के ऊपर क्या क्या कटाक्ष नहीं किए मणिपुर को लेकर। तो शरद पवार साहब महागठबंधन के अग्रज हैं, आधार स्तंभ हैं, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। ठीक है, कुछ दिनों पहले हमारे मन में एक दुख था। अच्छा, हमने वो दुख उनके सामने नहीं अंजना जी, एक दुख था, हमने वो दुख उनके सामने रखा। राम बगल में छुरी, उसको बगल में छुरी। अंजना जी, बगल में फूल है, मुंह में राम है तो बगल में उनके लिए फूल है। वो हमारे सम्मानजनक हैं और उन्होंने जिस प्रकार फूल मतलब दौरा शुरू किया है, नहीं, एक मिनट ब्रिजमोहन जी, जिस प्रकार शरद पवार के पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं आप लोगों के नेताओं के, हम समझ सकते हैं कि आपकी पीड़ा क्या है। आपने अजीत दादा पवार को साथ में लिया, जनता साथ में नहीं। एकनाथ शिंदे जी को लिया, जनता साथ में नहीं। आज के डेट में 40 से 42 सीटें, कोई 38 से 42 सीटें इंडिया को दिखा रहा है। तो एनडीए के पास है क्या? जो एनडीए 41 सीटें पाती थी, आज उसके पास 4-5 सीटें महाराष्ट्र में है। कर्नाटका में आपकी स्थिति बहुत ही बेकार है। पश्चिम बंगाल आप देख रहे हैं, बिहार में 39 सीटें पाने वाली एनडीए, आज एनडीए के पास वहां पर 5 सीटें नहीं है। तो आप परास्त होने के कगार पर है। यही पीड़ा है जो पीड़ा से आप छटपटा रहे हैं। और जब से पटना में पहली बैठक हुई है इंडिया की, एक एक करके चुन चुन के पार्टियों पर आप लोग विभाजन की कैंची चला रहे हैं। नहीं, हम कोई कैंची नहीं चला रहे हैं। अभी दुबे जी ने दयनीय बात कही, तो कितनी दयनीय स्थिति हो गई है कि कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो शरद पवार साहब के ऊपर प्रश्न उठाते हैं कि ये क्या है। शरद पवार साहब की पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड, जाके उनका वीडियो देखिए, किस तेवर में, तलखी में वो बोलते हैं कि 83 साल का एक व्यक्ति अगर क्या बार बार आके इनको सबूत देगा कि हम उनके साथ हैं। ये टोन एंड टेनर है। सामना में उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के लोग, ये भी पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, ये सवाल उठाते हैं शरद पवार जी के ऊपर। अब उसके बाद दुबे जी, दयनीय स्थिति किसकी है, शोचनीय स्थिति किसकी है, निंदनीय स्थिति किसकी है, सबको पता। और आपने कहा फूल नहीं, आप लोगों के इस गुलदस्ते में फूल से ज्यादा कांटे हैं। तो शायद आप लोगों को कहना पड़ रहा है, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, किसी तरह से गुजर हमने जिंदगी कर ली। अब पटना की बैठक की आपने बात कही ना जी, नीतीश कुमार जी आए दिल्ली, किसी से नहीं मिले, आए अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और चले गए। और ये मोड़ पर खड़े खड़े और अपने सर झुके झुके
कारवां गुजर गया गुबार देखकर, अंजना सोचते ही रहे कि किससे कब आएंगे मिलना था? नीतीश मिलना कुमार। किससे था? आपको क्या पता था किससे मिलना था? मैं तो कह रहा हूं दिल्ली आए, उन्होंने किसी को मिलने लायक नहीं समझा। चिट्ठी लिख के मैंने कब हैप्पी बोला? बर्थडे कह दिया उन्होंने अरविंद केजरीवाल नहीं को, नहीं, मैं चिट्ठी तो लिखा कह रहा था हूं ना। ना, सुनिए तो हाँ। बिल्कुल सही आपने कहा, उनको किसी से नहीं मिलना था, न किसी को मिलने लायक समझना था। नहीं, ये जो कि ये misinterpret हकीकत कर है कि अंजना दिल्ली जी, में एक भी सुधांशु जी, आप इतना रुके, ऐसा रुके। misinterpret पूरा कर कर रहे लें, हैं। वो पूरा करते हैं। सर इनका कहना है 26-28 पार्टियों का गठबंधन है, दिल्ली में एक भी नेता इस लायक नहीं लगा कि उससे 5 मिनट के लिए भी विचार विमर्श कर लेते। ये दर्शाता है और कुछ नहीं। मैं एक और बात कह दूं, अभी सत्यप्रकाश जी ने बोला था कि हमने मिलिट्री का पॉलिटिसाइजेशन किया पुलवामा में। बिल्कुल, सबूत किसने मांगा? पोस्ट- सबूत किसने मांगा? उसने पॉलिटिसाइजेशन किया, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस एयरफोर्स ने की थी, भारत सरकार ने नहीं की थी, भारत सरकार के रक्षा मंत्री ने नहीं की थी। आपने सबूत मांगा, आपके लोगों ने कैसे हमने तो घटिया नहीं घटिया मांगा बयान था। दिए। पूरी बात कर लूं सर, कैसे घटिया घटिया बयान दिए। बिल्डिंग गिरी थी कि पेड़ गिरे थे, आदमी मरे थे कि आपके कौवे मरे गवर्नर थे, आज कुछ कह रहे 30 हैं, मरे रुके, थे, रुके, 300 रुके, मरे रुके, थे। पूरा आप और जवाब मैं कहना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने अमन अल जवाहिरी को मारा है। बताइए किसी अमेरिका के किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा मुझे सबूत दिखाओ। ओसामा बिन लादेन को मारा गया, किसी ने कहा लाश दिखाओ। पॉलिटिसाइजेशन आप करते हैं और इसीलिए देश की जनता आपको माकूल जवाब देती है और आगे भी वो इस विषय पे माकूल आपके जवाब देती गवर्नर रहेगी। कुछ कह रहे हैं, और अमित शाह जी ने बहुत सही कहा था कि दिल्ली विधेयक पार होने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ नहीं रहेगी। अमित शाह जी की भविष्यवाणी चरितार्थ होते हुए उसके लक्षण दिखाई पड़े। एक लाइन बोल दीजिए, फिर रोहन जी के पास जाना है मुझे। देखिए, इसके बीच में बोल रही हूं, एक एक करके। हमने राष्ट्र के लिए जो भी समय रहा उस पर हमने समर्थन दिया। रहा बात इनके गवर्नर ने, जो मलिक साहब थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने खुद सवाल उठाया। और बीजेपी के तमाम रैली में आर्मी के शहीद जवानों का पोस्टर लगाना, ये क्या सेना का अपमान नहीं था क्या? आप उसको राजनीतिकरण नहीं कर रहे थे, वो बात को भूल जाइए। एक मिनट, उस दम पर आप 303 पर गए। मेरा कहना ये था 50 सीट घटा देंगे, नहीं रहेंगे। अब आ रहा हूं इस पर। नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत दौरे पर दिल्ली आए थे, अटल जी से उनका व्यक्तिगत स्नेहमयी संबंध रहा है, उन्होंने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित इससे किया, पहले कब उन्होंने आग किया था? दिखाए और चले गए। एक सेकंड, चूंकि एक वो सेकंड, हमेशा पटना में, एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा प्लीज। आज तक पे आप लोग बहस में शाउटिंग मैच करना है, दूसरे चाली पे जाइए, हमेशा प्लीज। से कब पिछली बार कब आए थे? हमेशा से वो अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहे। कब आए समाधि पर? मैं तो सीधा पूछ रही हूँ आपसे, कब आए समाधि पर? नहीं, समाधि पर हमेशा गए हैं। और पटना में मैं बता दूं, जो भी कार्यक्रम अटल जी का होता रहा उसमें शामिल रहे। और उनके मित्र जो अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली हैं, उनके प्रति भी उनका हमेशा एक स्नेहमय संबंध रहा। पटना में प्रतिमा है, वो श्रद्धा सुमन अर्पित करते लगाए थे चुनाव के एंड पहले, राजनीतिक में मत तब्दील जो शहीद हुए थे सैनिक उनके, इसीलिए राजनीतिकरण वो करे। छोटा जवाब फिर रोहन जी। बस एक लाइन बोल देता हूं, ज्यादा नहीं। बड़े दुख की बात है कि अगर सेना के शहीद हुए लोगों की कोई चित्र पर माल्यार्पण कर दे तो चित्र आप रैली में लगा रहे थे भाजपा की। आपने टर्म में बोलिए। अरे बिहार के चुनाव में लोगों को याद है ओसामा बिन लादेन का लुक अलाइक करके चुनाव प्रचार किया गया। राजनीतिकरण कर रहे हैं साहब, कम से कम बीच में नहीं, प्लीज सत्यप्रकाश जी, प्लीज। चलिए बोलिए। सुनिए, बिहार के चुनावों में ओसामा बिन लादेन का भेष धरे हुए व्यक्ति के द्वारा चुनाव प्रचार किया गया है। दिल्ली में ओसामा बिन लादेन के पोस्टर लगे हैं, चुनावी रैलियों में ओसामा बिन लादेन के पोस्टर लगाए गए। इसलिए जब बोलिए बहुत सोच समझ के बोलिए। हमने तो श्रद्धा अर्पित की थी, ये ओसामा जैसे व्यक्ति को साथ में लेके। अरे नहीं, ये गलत आरोप है आपका। ये एकदम निराधार बात कर रहे हैं। तब आप हमारे साथ थे, मगर तब आप हमारे साथ थे। सुधांशु जी, आप हमारे साथ थे। लालू प्रसाद यादव जी साबित कर सकता हूं कि इसीलिए आपकी क्रिया में समझ सकता हूं आज जाके आप फंस गए उन लोगों के साथ। और उस पर आप 303 पर गए थे। रोहन जी, अब आपको जवाब देना है बेरोजगारी पे, महंगाई पे, महिला सुरक्षा पे, संविधान के हितार्थ रक्षा पर। इस पर आपको जवाब देना है। आपने 9 साल सरकार चलाए हैं। 9 साल इस सरकार में 80 करोड़ लोग यदि 5 किलो राशन की कतार में खड़े हो तो आर्थिक स्थिति देश की इतनी खराब क्यों है कि 80 करोड़ लोग में 2 करोड़ लोगों को रोजगार रोहन गुप्ता जी, तो ये हाल नहीं होता। रोहन गुप्ता जी, आपके पास आते हुए, चूंकि उन्होंने सेना के मुद्दे पर और प्रधानमंत्री ने बाकायदा तब सर्जिकल स्ट्राइक पर मुझसे सबूत मांगते हैं, ये इस्तेमाल किया था, तो राजनीतिकरण की तो वहीं से शुरुआत हुई। प्रश्न उठाने की जरूरत क्या थी? अंजना जी देखिए, ये फूल ने हर आदमी को फूल बनाया, जनता को भी फूल बनाया, अब नेताओं को भी फूल बना रहे हैं। अब शिंदे जी की नींद हराम है क्योंकि उनको लगता है कि उनको सीएम पद से हटा दिया जाएगा। और ये फूल का जो गुलदस्ता है, मैं आपके स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा।
देखिए इसके 18 फूल हैं इस गुलदस्ते में। जो प्रधानमंत्री जी परिवारवाद की बात करते हैं, उनके जो गुलदस्ते में ये 18 फूल हैं जो परिवारवाद का शिकार है, जो प्रधानमंत्री के पास शब्द नहीं है इसके लिए बोलने के लिए। और मुझे लगता है अंजना जी, भाजपा में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कहीं ना कहीं षड्यंत्र चल रहा है। आज प्रधानमंत्री जी ने एक हफ्ते पहले कहा था कि एनसीपी करप्ट है, अजित पवार के खिलाफ बोला था, 70-60 हजार करोड़ के भ्रष्टाचार की बात की, और वही वॉशिंग मशीन में अजित पवार को लेकर जो प्रधानमंत्री जी को इमेज थी जनता में, उसको खराब कर दिया गया। क्या आपको नहीं लगता है कि भाजपा में कोई विभीषण घुस चुका है? क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसा? बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं, बीच में नहीं प्लीज। मैं आपके किसी के बीच में, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था अंजना जी, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, ऑडियो बंद। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा जी, सुनिए अंजना जी, चीखना बंद कीजिए। अंजना जी, अंजना जी पूरी कीजिए। अंजना जी, मुद्दा यह है कि आज ये वॉशिंग मशीन में जितने जितने फूल गए, धुल के आज सफेद हो चुके हैं। और मुझे तो लगता है कि भाजपा के अंदर एक प्रस्ताव होना चाहिए कि इस बार जो कमल के फूल की जगह वॉशिंग मशीन को चुनावी चिन्ह रखे, शायद 2-4 वोट ज्यादा मिल जाएंगे। और बृजमोहन जी अभी बीच में बोल रहे थे, मुझे याद आ रहा है एक डिबेट में शायद 2 दिन पहले शरद पवार लिखा था और पीछे पीछे मुझे भी मालूम नहीं चला, मैं तो तारीफ करने वाला था कि बृजमोहन जी जैसे व्यक्ति नहीं गए, पर देखा कि वहां पे भी परिवर्तन हो गया, वॉशिंग मशीन में चले गए। मुद्दा क्या है अंजना जी? आज जो भाजपा प्रवक्ता कब से लेंस लगा के इंडिया में ये हुआ, इसने ये किया, इसने, अरे कभी आपकी पार्टी को तो सवाल पूछिए। जितना समय आप विपक्ष को अटैक करने के लिए लगाते हैं, उससे 10% भी समय आपने मणिपुर में शांति बहाल के लिए किया होता तो आज ये हाल नहीं होता। आज अमित शाह जी भविष्यवाणी तो कर रहे हैं, पर अमित शाह जी क्या भविष्यवाणी गृह मंत्री के तौर पर कर सकते हैं कि मणिपुर में कब शांति होगी, हरियाणा में कब शांति होगी, कब देश में महंगाई कम होगी? ये भविष्यवाणी क्यों नहीं कर पाते हैं? 7.44% खुदरा महंगाई दर हो गया है। आप अभी भी यहां पे कौन सी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? 9 साल में आपने जितने भी वादे किए, एक भी वादा पूरे नहीं कर पाए और दूसरे की भविष्यवाणी की बात करें। क्यों आपको इंडिया को देखना पड़ रहा है? अगर आपको अपने काम पे भरोसा होता तो आप अपने काम के नाम पे वोट मांगते, दूसरा खराब है उस नाम पे वोट नहीं मांगते। अंजना जी, रोहन भाई जब आदरणीय अजीत दादा पवार की बात करते हैं तो मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि आदरणीय अजीत दादा पवार कुल 3 साल के लिए इरिगेशन मिनिस्टर, तो उस समय कुल बजट 12,000 करोड़ का था। 70,000 करोड़ का जब आरोप लगाते तो इनको पहले ये तो देखना चाहिए कि इसकी हकीकत भी कुछ है या नहीं। और यही हकीकत जब हमने देश के प्रधानमंत्री जी के सामने रखी तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है, लेकिन इनकी समझ में नहीं आता। और मैं फिर से चैलेंज कर रहा हूँ कि आदरणीय अजीत दादा पवार के खिलाफ किसी भी प्रकार का पहले भ्रष्टाचार के आरोपी को उन्होंने गले लगाया हुआ था, अब इन्होंने गले लगा लिया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप घेरते हैं सुधांशु जी, प्रधानमंत्री घेरते हैं तुष्टीकरण पर, परिवारवाद पर, और सारे छींटे आप पर भी हैं। देखिए आपने जो बोला वही सत्य था अंजना जी। हम लोगों ने कहा था आरोप है, और आरोप के ऊपर हम आज भी कायम हैं। हमने जिस नेता के आरोप कहा उसके ऊपर किसी के ऊपर केस विड्रॉ नहीं किया है, ना केस हमने कंक्लूड किया। मगर इन्होंने क्या बोला था उस आरोप पे कि यह सरासर गलत है, हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, और आज कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ, हमने किया, हम करप्ट थे। मैं पूछना चाहता हूं स्टैंड किसने चेंज किया है? हमने नहीं चेंज किया है, आपने चेंज किया। जो आप कहते थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, आज छाती पीट के कह रहे हैं। अब एक और बात कहता हूं, मणिपुर क्या ईडी से है? एनडीए का दम क्या ईडी से है? ये है ना मुद्दा सर। वो कह रहे हैं कि हम तो डाइवर्सिटी में इंडिया बना है, एनडीए का दम ईडी से है। नहीं, देखिए डाइवर्सिटी में नहीं, घबराहट में बना है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं 2014 से पहले ये जितने दल हैं इनमें से एक कोई दल बता दे कि मेरा कोई भी नेता कभी भी भ्रष्टाचार के केस में एजेंसियों और कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटे हो। तो मैं मान लूं कि आज 2014 के बाद सारी समस्या है। हाँ, बहुत अच्छा आपने बोला। अब मैं अपनी पूरी बात करूं, सर, मैं आप ही पे आने वाला था। अच्छा एक बात बताइए प्लीज, मैंने बीच में नहीं बोला। आपने केजरीवाल पे बोला, केजरीवाल तो भाई लालू प्रसाद यादव जी के लिए क्या क्या बोले, तो 2013 में पार्टी बनी थी इसलिए नहीं। और आपने बहुत अच्छा बोला। मैं बताना चाहता हूं, आज फिर देखिए आप बीच में बोलने लगते हैं सर। ये तो उसके साथ खड़े जो 1997 में जेल चले गए थे लालू प्रसाद यादव जी। और भैया तब भाजपा थी क्या? अमित शाह जी और मोदी जी तो राजनीति में ही नहीं थे। मेरे भाई 26 साल पहले जेल में गए लोग 2014 के बाद का पर्ची फाड़ने लगते हैं। बताइए। और सुनिए, उनके खिलाफ सबसे पहले ये उठाया किसने था मुद्दा? नीतीश कुमार जी ने। जंगल राज कहा था नीतीश कुमार जी ने। समाज को सम्मान नहीं मिल रहा है, नीतीश कुमार जी ने। आज क्या कहें, सत्ता की बलिहारी कहें, कुर्सी की लाचारी कहें, और इसी कारण आपकी स्थिति दयनीय, शोचनीय, इसी के विरोधाभास पर आप प्रहार कर रहे हैं। लेकिन 2024 का दम दिखेगा, इंडिया वर्सेस एनडीए। ये बहस आप देख रहे थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद देश नेटवर्क की खबरों के लिए। आप देखते रहिए आज तक।